हेलो गाइस, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि इस सीरीज को मैंने लगभग आधा एक्सप्लेन कर दिया है। मतलब इसमें कुछ 40 चैप्टर और बचे हैं, जिसके बाद इस सीरीज की स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर की लास्ट में हमने देखा था कि रो इलेम ने आकर यूजीन और लेवांत को बचा लिया होता है। वहीं यूजीन की इतनी बुरी हालत देखकर अनीका आशीष बहुत गुस्सा हो चुकी होती है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां यूजीन अपने बेड पर लेटकर रो इलेम के बारे में ही सोच रहा होता है कि अगर उस दिन वे लोग नहीं आते या लोरोसी ने सही समय पर जाकर सीनियर अनीका आशीष को इन्फॉर्म नहीं किया होता, तो हमें बचाने के लिए वहां कोई नहीं आता और हम लोग वहां पर डेफिनेटली मारे जाते। इससे ये पता चलता है कि हम लोग अभी भी बहुत कमज़ोर हैं, या कहूँ तो ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं ही उन लोगों को उस खतरनाक जगह पर ले गया था। ये सब सोचकर यूजीन बहुत ही ज्यादा गिल्ट में होता है। तभी अचानक से वो अपना कोट लेकर वहां से जाने लगता है, जिससे उसकी साइड में खड़ी नर्स परेशान होकर कहती है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। तब यूजीन जाते हुए ही कहता है, टेंशन मत लो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और आगे अपने मन में कहता है, अगर इसी तरह मैंने कुछ नहीं किया तो दोबारा मैं अपने लोगों को नहीं बचा पाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो उस काले बालों वाली लड़की के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी वो अचानक से रुककर कहता है, तो तुम रो इलियम ज्वाइन करना चाहते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने ये बात यूजीन से कही होती है। तब यूजीन पूरे जोश में कहता है, हाँ बिल्कुल। प्रिंस चाय पीते हुए ही कहता है, क्या तुम ये जानते भी हो कि रो इलेम है क्या? तब यूजीन थोड़ा सोचकर कहता है, मेरे हिसाब से रो इलेम एक मैजिक कॉम्बैट डिपार्टमेंट है ना? तब प्रिंस कहता है, इसका मतलब तुम सच में नहीं जानते कि रो इलेम है क्या? दरअसल रो इलेम एक एंशिएंट प्रेस्टीजियस ग्रुप है, जिसमें टैलेंटेड कॉम्बैट मेजेस होते हैं, जिनके पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इस समय रो इलेम सिर्फ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनकर रह गया है। हालांकि इन सब बातों को साइड करें तो इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स एंटर कर सकते हैं जिनके पास अकेडमी में सबसे हाईएस्ट टैलेंट होता है। इसलिए पूरी इज्जत के साथ तुम रो इलेम ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये बात सुनकर यूजीन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, क्या इसका मतलब मैं रो इलेम ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रिंग है? तब प्रिंस कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन बस यही प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम अपने बारे में दूसरों से ज्यादा जानते हो। खासकर इस बार तुमने जो बेवकूफ़ी की, उसकी वजह से हमें भी तुम्हारे मामले में इंटरफेयर करना पड़ा, जिसके रिजल्ट में अनीका आशीष को इस पूरे सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। और अब से अनीका आशीष वाइस प्रिंसिपल की सर्वेलेंस में रहेगी, प्लस उसकी सजा भी बढ़ा दी गई है। ये बात सुनकर यूजीन के होश उड़ जाते हैं और वो चिंता भरी आवाज में कहता है, क्या सीनियर के साथ इतना सब हो गया? लेकिन उसके साथ ही क्यों? तब प्रिंस के साथ की काले बालों वाली लड़की शांत आवाज में कहती है, अगर हम ये बात सबके सामने आने देते कि इस एक्सीडेंट में कार्टेल जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व था, तो बात का बतंगड़ हो सकता था। इसलिए हमने शुरुआत से ही सभी चीजों का ध्यान रखा। वैसे भी अगर हम ये कह दें कि ये अनीका आशीष की गलती है, तो कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा, हमेशा की तरह। ये बात सुनकर यूजीन अपने मन में कहता है, क्या हमेशा की तरह? मतलब ये लोग सीनियर को हमेशा इसी तरह फंसाकर खुद को बचा लेते हैं। तभी प्रिंस कहता है, वैसे भी एक एरोगेंट बच्चा जो खुद को ओवर एस्टिमेट करता है और हमेशा प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, वो कभी भी रो इलेम में एंटर नहीं कर सकता। आगे यूजीन को घूरते हुए कहता है, और अगर तुम्हें लड़ाई में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, तो क्यों ना तुम मैजिक पर गिव अप करके फेलिविया एस्टेट वापस लौट जाओ। ये बात सुनकर यूजीन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। फिर भी वो हिम्मत जुटाते हुए प्रिंस से कहता है, कि आपको पता है मैंने अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए बहुत ही मेहनत की है, इसलिए मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। ये बात सुनकर प्रिंस चुपचाप यूजीन को देखने लगता है। तभी अचानक से यूजीन एक मैजिक करते हुए चिल्लाकर कहता है, अगर आप चाहें तो मैं ये बात अभी प्रूव भी कर सकता हूँ। वहीं यूजीन के ऐसे बिहेवियर को देखकर प्रिंस और उसके साथ की लड़की बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो जाते हैं। इसके बाद प्रिंस अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए यूजीन से कहता है, बेवकूफ़ी मत करो यूजीन। आगे बहुत ही सीरियस होकर कहता है, क्या तुम मेरे सामने मैजिक यूज कर रहे हो? वहीं प्रिंस के इतने ज्यादा किलिंग इंटेंट को देखकर यूजीन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिला तो उसके कई सौ टुकड़े हो जाएंगे। तभी प्रिंस के साथ की लड़की कहती है, स्पिरिटेड होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने ओपोनेंट के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग अनीका आशीष की तरह किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं है। इसके बाद वो भी अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहती है, क्या होगा अगर गलती से हम तुम्हें मार दें? दोबारा इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट फील करके यूजीन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो लड़की कहती है, चलिए प्रिंस, अब आप भी कुछ बोलिए। तब प्रिंस इरिटेट होते हुए कहता है, अब मैं क्या बोलूं? वैसे भी मैं कोई घमंडी नहीं हूं जो एक बच्चे के उकसाने पर अपना कंट्रोल खो दूं, खासकर ऐसे बच्चे के उकसाने पर जो अपनी बीमारी की वजह से ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता।
इसके बाद हमें यूजीन को दिखाया जाता है जो उस जहर के आफ्टर इफेक्ट की वजह से अपने घुटनों के बल आ चुका होता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये जहर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। तभी वो काले बालों वाली लड़की यूजीन को उठाते हुए कहती है, प्रिंस, आप इस छोटे से बच्चे के साथ कुछ ज्यादा ही हार्श हैं, और तो और ये बेचारा अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया है। तब प्रिंस कहता है, ऐसी बात नहीं है और मैं उससे हार्श कभी भी नहीं था। इसके बाद वो लड़की यूजीन के मजे लेते हुए कहती है, वैसे कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर। आखिर तुमने क्या सोचकर प्रिंस से फाइट करने का सोचा? हालांकि मैं जानती हूं कि उन्होंने अपना पद छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी तुम आखिर सोच क्या रही थी? ये बात सुनकर यूजीन के होश उड़ जाते हैं और वो अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर माफी मांगते हुए कहता है, योर हाइनेस, मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहता था। वहीं उसके साइड में खड़ी वो लड़की यूजीन को ऐसा करता देख अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हंस रही होती है। तभी प्रिंस परेशान होते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम उस अजीब लड़की की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। और ये कोई पावर स्ट्रगल नहीं है कि मैंने रो इलेम को चुना। मुझे बस इस बात का डर था कि फिलिविया कहीं इसे गलत न मान ले। ये बात सुनकर यूजीन अपने मन में कहता है, इन्होंने अपना पोजीशन रो इलेम को ज्वाइन करने के लिए छोड़ दिया। तभी प्रिंस कहता है, वैसे मैं क्यूरियस हूं कि आखिर तुम रो इलेम को ज्वाइन करने के लिए इतने डेस्परेट क्यों हो। हालांकि मैं एक वॉरियर के स्ट्रांग बनने की डिजायर को समझता हूं, लेकिन बात अगर सिर्फ स्ट्रांग बनने की थी तो तुम्हें रो इलेम और मैजिक की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम अपने फेलिविया एस्टेट की स्वॉर्ड्समैनशिप सीख कर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन सकते थे। और तो और वहां तुम्हें मैजिक स्कूल से ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आए। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तब यूजीन दोबारा अपनी वही दुख भरी कहानी सुनाता है कि किस तरह लॉर्ड फेलिन ने उसे बचाया। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूजीन यहाँ पर अपने रीइंकारनेशन के बारे में नहीं बता रहा, और जहां तक मुझे पता है यूजीन के रीइंकारनेशन वाली बात सिर्फ लेवांत को ही पता है। अब स्टोरी में आगे यूजीन बोल रहा होता है कि लॉर्ड फेलिन ने जिस तरह मुझे बचाया, उसी तरह मैं भी उनकी तरह बनकर बाकी लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर प्रिंस थोड़ा सोचते हुए कहता है, अब जब तुमने इस बात को मेंशन कर ही दिया है तो मुझे याद है कि तुमने ऐसा कुछ एंट्रेंस सेरेमनी में भी कहा था। इसके बाद यूजीन अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए आगे कहता है, जैसा कि आपने कहा, मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रिंग है जिसकी वजह से मैं एल्केमी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और थ्योरी क्लासेस मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इसलिए मेरे जैसे किसी के मुंह से सुनना कि वो लॉर्ड फेलिन की तरह बनना चाहता है, ये बात एक मजाक से ज़्यादा कुछ और नहीं लगती। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स जो अपने अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, वे मुझसे ज़्यादा लॉर्ड फेलिन के करीब हैं। तब प्रिंस कहता है, क्या ये खुद पर सेल्फ डिप्रिसिएशन है? वैसे अब इन सब बातों को बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी इस दुख भरी कहानी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यूजीन बिल्कुल भी हार नहीं मानता और चिल्लाकर कहता है, तो इसलिए मैं कोई ऐसा बनना चाहता हूं जो दूसरों के ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करता है, और इसी तरह मैं लॉर्ड फेलिन की तरह बन पाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि मेरे पास थोड़ी कम एबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से मुझे अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को बचा सकूं। इसलिए मैं अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता और ताकतवर बनना चाहता हूं ताकि अपने लोगों और उनके ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिलहाल यही रीजन है कि मैं रोइलेम को ज्वाइन करना चाहता हूं। वहीं इतना सब सुनकर प्रिंस कुछ समय तक कुछ समझ ही नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल थोड़ा रिलीफ होकर कहता है, मैं समझ गया। तो तुम एक ऐसे यंग मास्टर हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी गार्डन में बिताई है और उसे ये लगता है कि वो इस दुनिया का सेवियर बन सकता है। और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अगर मैं उस यंग मास्टर को धक्का मारकर भगा दूं तो भी वो वापस लौट आएगा। वहीं इस बात को यूजीन भी बहुत बेशर्मी से मान लेता है और कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिंस, मुझे यहाँ से भगाने का कोई फायदा नहीं। तभी वो काले बालों वाली लड़की कहती है, तुम सच में बहुत ही प्यारे बच्चे हो जो रोइलेम को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन इसमें हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? और तुम्हें नहीं लगता कि हमें ज्वाइन करने के लिए तुम्हें हमारे प्रोफेसर से बात करनी चाहिए? ये बात सुनकर यूजीन थोड़ा शर्माते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे प्रोफेसर हैं कहाँ पर? लड़की कहती है, वो इस समय मैजिक स्कूल में नहीं है। तब यूजीन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, क्या? तो वो वापस कब आएंगे? जिसके जवाब में वो लड़की कहती है, ये बात तो हमें भी नहीं पता। इसके बाद प्रिंस अपनी चाय पीते हुए कहता है, दरअसल बात यह है कि हमारे प्रोफेसर पिछले 2 साल से मैजिक स्कूल में नहीं आए हैं। ये बात सुनकर यूजीन के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, क्या रोइलेम में सब कुछ ठीक तो है ना? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा यूजीन को दिखाया जाता है, जो लेवांत से मिलने आया होता है। वहीं लेवांत यूजीन को वहां देखकर कहता है, हेलो यूजीन, लगता है कि तुम पहले ही रिकवर हो चुके हो। वहीं लेवांत की हालत देखकर यूजीन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है? और आखिर तुम व्हीलचेयर पर कैसे आ गए? तब लेवांत शांति से जवाब देता है कि ये बात कुछ खास नहीं है। दरअसल डॉक्टर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पहले की तरह। आगे हरमाना को दिखाते हुए कहता है, और सबसे जरूरी बात इसे देखो, अब हरमाना की कंडीशन भी स्टेबल हो रही है। ये बात सुनकर यूजीन घबराते हुए कहता है, क्या सच में? और आगे कांपते हुए कहता है, तो अब मुझे दी एब्सोल्यूट रिमूवर को उसके ब्रेन पर यूज करके उन कॉम्प्लेक्स इम्प्लांट्स को हटाना होगा, है ना? यूजीन की ऐसी हालत को देखकर लेवांत कहता है, क्या तुम्हें सीनियर्स ने नहीं बताया? तब यूजीन थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहता है, क्या? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। आगे प्रिंस से बातचीत को याद करते हुए कहता है, वैसे भी वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था कि मैं इन सब चीजों के बारे में बात कर पाता।
तब लेवांत कहता है, वो बात इतनी भी ज़्यादा खास नहीं है। दरअसल अब हरमाना का ट्रीटमेंट रो इलेम करेगा। और लगता है कि रो इलेम के पास सच में स्किल्ड डॉक्टर हैं, क्योंकि हरमाना की इतनी खराब कंडीशन को देखने के बाद भी डॉक्टर ने कहा कि वो इम्प्लांट को रिमूव कर सकता है। और तो और हरमाना के छिपने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी जगह कहीं नहीं है। वैसे तुम्हारा मेथड भी अच्छा था, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारे मेथड से ज़्यादा सेफ तरीका मिल चुका है, तो हमें ये रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर यूजीन बहुत खुश हो जाता है और रोते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगा था कि वो डरावनी चीज़ मुझे दोबारा करनी होगी। वैसे भी ब्रेन सर्जरी दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। वहीं यूजीन की ऐसी हालत को देखकर लेवांत अपने मन में कहता है, क्या मैंने सच में ऐसे आदमी पर भरोसा करके इतना बड़ा डिजास्टर खड़ा कर दिया था? तभी यूजीन कहता है, वैसे लेवांत, तुम्हें रो इलेम थोड़ा अजीब नहीं लगता? आखिर एक डिपार्टमेंट के पास इतना स्किल्ड डॉक्टर कहाँ से आया? आगे अपना जासूसी वाला दिमाग यूज करते हुए कहता है, और भले ही ये एक एंशियंट एलीट डिपार्टमेंट है, लेकिन फिर भी ये बात थोड़ी अजीब है कि उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। आगे कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है। लेकिन अब मैं क्या करूं? क्योंकि प्रोफेसर यहाँ पर नहीं है, तो मैं अभी इस समय रो इलेम ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन मैं फ्यूचर में ज्वाइन ज़रूर करूंगा। आगे फ्लेक्स करते हुए कहता है, लेवांत, भले ही तुम्हें मेरी बात समझ ना आई हो, क्योंकि रो इलेम को नॉर्मली देखने से ये एक ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट लगता है, लेकिन हो सकता है कि इसकी असली आइडेंटिटी एक सीक्रेट सोसाइटी हो। वहीं यूजीन की इन बातों को सुनकर लेवांत थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, आखिर किसे पता कि रो इलेम की ट्रू आइडेंटिटी क्या है? तभी यूजीन अपनी चमकती हुई आंखों से लेवांत से कहता है, हे लेवांत, तुम भी रो इलेम को ज्वाइन क्यों नहीं करते? वैसे भी उन्होंने तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ फ्यूचर में रो इलेम को ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी तरफ लेवांत इन सब बातों को सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। इसके बाद पीछे मुड़कर यूजीन से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने पहले ही रो इलेम को ज्वाइन कर लिया है। ये बात सुनकर तो यूजीन के अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो कहता है, लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा था कि उनके प्रोफेसर स्कूल में नहीं है, इसलिए कोई भी उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। तभी उसे सब कुछ समझ आ जाता है और वो धीमी आवाज में कहता है, दरअसल बात यह है कि सिर्फ मैं ही उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।